अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऐसा क्या होता है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? सबसे पहले यहाँ पर आपका नर्व इम्पल्स आएगा। जो भी नर्व इम्पल्स या जो नर्व में करंट होता है, ये दोनों मिलना चाहते हैं। पर होता क्या है, इस लव स्टोरी में हीरो हीरोइन के साथ एक विलन है। उस विलन का नाम क्या है? उस विलन का नाम है बच्चे, विलन का नाम है ट्रोपोनिन आई। बस को यूज की उसने, और बस में बैठने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर उसने एनर्जी करेंसी यूज करी और मायोसिन एक्टिन के साथ जाके लग गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार सीरीज, और मैं हूं आपकी दीक्षा मैम। और बेटा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और यहाँ पर मैं आज आपको बेटा पढ़ाऊंगी कि हमारी मसल काम कैसे। तो हमने किया था कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज हाउ आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। ऐसे कैसे मेरे यहाँ पे डॉलर शॉलर ऐसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी मसल काम कैसे करती है। हमने बेटा प्रीवियस क्लास में ये स्ट्रक्चर किए थे, तो सबसे पहले हम इन स्ट्रक्चर्स को पहले रिवाइज करेंगे ताकि आपका ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर किया था, और एक किया था हमने थिन फिलामेंट का, जिसमें एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन थे, राइट। तो सबसे पहले हम थिक फिलामेंट की बात करते हैं। जो हमारा थिक फिलामेंट था, जो हमने सार्कोमियर बनाया था 2 जेड लाइन के बीच में, उसमें हमने देखा था बेटा ये आपके थिन फिलामेंट थे और बीच में थिक फिलामेंट था। बीच में क्या था? ये थिक फिलामेंट। एंड दिस थिक फिलामेंट इट वाज मेड अप ऑफ व्हाट? इट वाज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मायोसिन के बने हुए थे। और अगर एक मायोसिन को देखें हम, तो मायोसिन का हेड था और ये पोर्शन था टेल। और अगर वैसे 2 में डिवाइड करें तो मायोसिन के 2 पार्ट थे, एक लाइट मीरोमायोसिन, एक हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में एक शॉर्ट आर्म और हेड होता था, और हेड के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मतलब इससे एक्टिन जुड़ता है, और एटीपी बाइंडिंग साइट है। और साथ ही साथ जो हेड होता है इट ऑल्सो एक्ट एज एटीपी, एन एटीपी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो मसल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उससे भी पहले बेटा हम यहाँ पर देखेंगे कि ये थिन फिलामेंट के बारे में। थिन फिलामेंट में हमने किया था, एक ट्रोपोनिन होता है, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक एक्टिन। एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों हेलिकल थे, वेरस ट्रोपोनिन ग्लोबुलर प्रोटीन थे। और ट्रोपोनिन के 3 टाइप थे। क्या टाइप थे बेटा? ट्रोपोनिन वाज ऑफ 3 टाइप्स। एक था ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड देन ट्रोपोनिन सी। मैं सब बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी बेटा, अगर आपने मसल का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये शायद इसको समझने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फर्स्ट गो एंड वॉच इससे पहले वाला लेक्चर और फिर यहाँ पर आना, ठीक है? तो थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट बच्चे। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक सिग्नल चाहिए होता है, और वो सिग्नल आता है न्यूरॉन से। कहाँ से आता है? न्यूरॉन से। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल देते हैं। व्हाट डू दे गिव? इट गिव सिग्नल टू योर मसल, ताकि मसल क्या करे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करे। तो ये जो सिग्नल है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है बेटा, ये आपके न्यूरॉन बनाते हैं, और ये मसल की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? मसल की तरफ। हमने कैरेक्टर किया था कि मसल भी एक्साइटेबल होती है। क्या होती है? एक्साइटेबल होती हैं। तो हम कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हम कहते हैं, अगर मान लो ये आपकी आर्म है बेटा, ये आपकी आर्म है, ठीक है, ये आपका हाथ है, तो इसमें मसल होंगी। ये मसल है, मान लो आपकी डॉले शोले की, ये मसल फाइबर है आपकी। ये जो मसल फाइबर है, राइट, फाइबर होता है सेल, और ये पूरी है मसल। दिस कंप्लीट इज योर मसल, और इसमें जो एक एक है वो मसल फाइबर, मसल सेल है। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन आता है। क्या आता है बेटा? मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन आपकी मसल फाइबर पे जाके इनको इंफॉर्मेशन क्या देता है? इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन। तो जब एक मोटर न्यूरॉन बहुत सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट करता है, इनर्वेट मत करना मतलब उसमें एंटर करता है, उसके साथ जुड़ता है, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स देने के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोटर यूनिट। क्या कहते हैं? मोटर यूनिट।
तो आपके मसल्स के ऊपर ऐसे न्यूरॉन लगे होते हैं। सो आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे मोटर यूनिट प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज अ मोटर यूनिट? इसमें क्या होता है, मसल फाइबर्स इनरवेटेड बाय innervated by muscle fibers innervated by a सिंगल मोटर न्यूरॉन। तो जब एक मोटर न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन। बेटा न्यूरॉन के टाइप्स पढ़े थे हमने, एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ लेकर जाता है और ब्रेन से आपका मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आता है आपके मसल की तरफ और आपकी मसल की मूवमेंट होती है। तो ये एक मोटर यूनिट है। ये किससे लगा हुआ है बेटा? ये मोटर यूनिट क्या है? इसमें एक मोटर न्यूरॉन आपके मसल के साथ लगा हुआ है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? योर मोटर न्यूरॉन, राइट। तो मोटर यूनिट कभी भी मत भूलना बेटा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोटर यूनिट? मसल फाइबर्स इनरवेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन, इसे हम कहते हैं मोटर यूनिट, राइट। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना है अभी। अब आपका जो न्यूरॉन होता है, ठीक है, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया था। कैसा होता था न्यूरॉन? ये बेटा सेल बॉडी होती थी, ये एक्सॉन होता था और नीचे एक्सॉन के बल्ब्स होते थे, लाइक दिस, ऐसे ही होते थे, ऐसे बनाते थे। तो ये थे बेटा आपके एक्सोनल एंड्स। व्हाट आर दीज? एक्सोनल एंड्स और एंड बल्ब्स, एंड बल्ब्स, ठीक है। ये कौन सा न्यूरॉन है? मान लो आपका मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन में ये साइटोन पार्ट होता था, ये एक्सॉन होता था, ठीक है। अब अगर इस एक्सोनल एंड के साथ एक और यहाँ पर न्यूरॉन लगा होता है तो हम उस जंक्शन को कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। पर जब इस जंक्शन में यहाँ पर मसल लगा होता है, क्या लगा होता है बेटा? मसल लगा होता है। मान लो ये मसल सेल है, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो एक्सोनल एंड्स होते हैं, इन एक्सोनल एंड्स के पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? synaptic vesicles. Now what are these? These are synaptic vesicles. इन synaptic vesicles के बीच में क्या होता है? इन synaptic vesicles के बीच में क्या होता है? They contains neurotransmitter. इनमें क्या होता है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं बेटा? अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स बनाते हैं और वो दूसरी जगह पर जाके मैसेज सेंड करते हैं। तो हमारे में जो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन या एक न्यूरॉन से दूसरी मसल की तरफ जो इंफॉर्मेशन जाती है वो थ्रू केमिकल्स जाती है। आप देख सकते हैं बीच में बेटा स्पेस है, बीच में क्या है? स्पेस है, दोनों एकदम जुड़े नहीं हुए, ये ऐसे हैं। तो जब इस मोटर न्यूरॉन को, इस मसल को मैसेज देना है तो वो केमिकल छोड़ेगा अपने, और ये मसल ये केमिकल उठा लेगी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मैसेज इज सेंट। तो ये क्या करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स? दीज आर केमिकल्स। दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर केमिकल्स दैट helps in excitation or inhibition of a neuron or a muscle. They are secreted by neurons. They are secreted by neurons. और ये जो केमिकल्स हैं किसके अंदर होते हैं? इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। They are secreted by, फाइन। तो बेटा अब ये जो न्यूरॉन और मसल का जो यहाँ पे जंक्शन बना है इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अगर आपको पूछे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, इट इज अ जंक्शन between a motor neuron and sarcolemma. What is a sarcolemma बेटा? ये जो मेम्ब्रेन है आपके किसकी? मसल फाइबर की, इसे हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। बिटवीन द सार्कोलेमा ऑफ अ मसल, राइट। इसे हम कभी कभी मोटर एंड प्लेट भी बोल देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम मोटर एंड प्लेट भी बोल देते हैं, ठीक है।
आई होप बच्चे आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे और ये स्ट्रक्चर आपका रिवाइज हो गया होगा न्यूरॉन का, कि कैसे न्यूरॉन में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, कैसे एंड बल्ब्स होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एसिटाइलकोलिन, ACH जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ACH। फाइन, तो ये था बेटा मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या होता है, जब एक मोटर न्यूरॉन बहुत सारे मसल फाइबर को इनर्वेट कर रही है तो ऐसे स्ट्रक्चर को मोटर यूनिट कहते हैं। पर एक न्यूरॉन और मसल के बीच में जो यहाँ जंक्शन बन रहा है, मान लो ये मोटर न्यूरॉन है तो यहाँ पर कहीं जंक्शन बन रहा होगा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, तो इन दोनों में ये फर्क होता है। फाइन, चलो तो चलिए बेटा देखते हैं कि अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे आता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो न्यूरॉन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन की, मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो चलिए हम बना देते हैं बच्चे यहाँ पर। तो ये रहा आपका मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एक मसल सेल या मसल फाइबर। मसल सेल या मसल फाइबर हमने कुछ ऐसा बनाया था बच्चे, बनाया था राइट। इन मसल सेल और मसल फाइबर में क्या कुछ था, इसमें मायोफिब्रिल्स थे। क्या प्रेजेंट थे, मायोफिब्रिल्स। एंड मायोफिब्रिल के पास होते हैं ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स। क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड, मायोफिब्रिल थे राइट। और साथ में ही यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट था, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। व्हाट वर प्रेजेंट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फाइन, अब जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, जो आपके मोटर न्यूरॉन है, इनके पास कुछ आयन चैनल्स होते हैं। इनफैक्ट आपकी मसल के पास भी कुछ आयन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयन चैनल्स। नाउ व्हाट आर दीज आयन चैनल्स, क्या होता है आयन चैनल, अभी देखते हैं। आयन चैनल क्या चीज है, पहले यहाँ पर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो आगे काम आएंगी, क्योंकि आपने न्यूरल कंट्रोल में शायद पढ़ा होगा। अगर जिन बच्चों ने न्यूरल कंट्रोल नहीं किया उनके लिए आसान हो जाएगा। फाइन, आयन चैनल क्या होता है बेटा, जो हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड की। यही पढ़ा तुमने सेल में, ठीक है। और जो ये आयन्स होते हैं इस लिपिड में से पास नहीं कर सकते। मान लो सोडियम आयन है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाना है, क्या ये पास कर पाएगा, नहीं, क्योंकि इसकी दोस्ती लिपिड के साथ नहीं है। तो ये जो आयन चैनल्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटीन होते हैं, ये लिपिड की मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं, लिपिड की मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। क्योंकि जो आयंस हैं वो तो इसमें से पास नहीं कर सकते, तो ये जो आयन चैनल्स हैं इन आयंस को पास करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर आयन चैनल्स, these are proteins, these are proteins present in what, they are proteins present in the cell membrane forming channels to pass the ions, helps to pass the ions, ताकि ions पास कर सके, इसलिए ये channels होते हैं। So what is this? This is the sodium ion channels. This is the sodium ion channel. ठीक है, अब बेटा ये जो चैनल होते हैं, कई चैनल्स पे दरवाजे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, दरवाजे। मान लो ये एक चैनल है, ठीक है, इस चैनल पे दरवाजे लगे हुए हैं। ये तभी दरवाजा खुलेगा जब कोई सिग्नल आएगा। मान लो दिस इज इट्स गेट, इसे, इन चैनल्स को हम कहते हैं गेटेड चैनल्स। ये अगर गेट तभी खुलेगा जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो ऐसे चैनल को हम वोल्टेज गेटेड चैनल कह देते हैं। या फिर अगर ये गेट तब खुलेगा जब कोई केमिकल लगेगा, तो उसे लाइगेंड गेटेड चैनल कह देते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर करंट आया, अगर यहाँ पर करंट आया तो ये चैनल खुल गया, तो वो कौन सा चैनल है, वोल्टेज गेटेड। तो हमारे पास एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जो कब खुलता है, जब कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है। इट ओपन्स व्हेन देयर इज चेंज इन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया तो ये खुल जाएगा। दूसरा आपके पास होता है लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड का मतलब होता है बेटा कोई केमिकल, राइट।
तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होते हैं, ये तब खुलते हैं जब इन पे आके कोई केमिकल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये आपके मसल में है और अगर इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर वो लग जाए, अब ये चैनल खुल जाएगा, राइट। तो ये कब खुलते हैं, इट ओपन्स ऑन बाइंडिंग ऑफ केमिकल। केमिकल की एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख दे रही हूं, जैसे एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये होते हैं आयन चैनल। फाइन बच्चे, अब वापस आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मसल के ऊपर लाइगेंड गेटेड चैनल है और इसके ऊपर वोल्टेज गेटेड चैनल है। कौन सा चैनल है बेटा, इसके ऊपर है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। कौन सा चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। और इसके ऊपर है लाइगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल, राइट। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कौन सा चैनल है बेटा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल, राइट। और ये चैनल कौन सा बेटा, ये वाला, ये यहां पर भी होगा, दिस विल ऑल्सो बी प्रेजेंट हियर लाइक दिस, राइट। तो दिस इज योर ligand gated sodium ion channel, ligand gated sodium ion channel, जो आपके मसल के ऊपर। और ये कौन सी मसल है बच्चे, ये है स्केलेटल मसल फाइबर और मसल सेल, राइट। चलो अब हम पढ़ते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऐसा क्या होता है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। सबसे पहले यहाँ पर आपका नर्व इम्पल्स आएगा। जो भी नर्व इम्पल्स या जो नर्व में करंट होता है, नर्व में करंट होता है, वो आता है इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। तो जब भी हम वर्ड डीपोलराइजेशन यूज करते हैं, हम मानते हैं कि उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर डीपोलराइजेशन वर्ड नहीं समझ आ रहा अभी, तो आप ऐसे समझ लेना, डीपोलराइजेशन इज लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट। ये किसकी तरह है बेटा, एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। तो यहां पर बेटा क्या आया, नर्व इम्पल्स आया। क्या आया, नर्व इम्पल्स। तो जब बेटा नर्व इम्पल्स यहाँ पर आता है तो इस पूरे वॉल में आएगा। और मैंने कहा था जब भी यहाँ पर वोल्टेज बदलेगा तो ये चैनल खुल जाएगा। कौन सा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन। तो जैसे ऊपर करंट आया ये चैनल खुल गया, क्योंकि ये कौन से वाला चैनल था, ये वाला था, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। जब इस पे करंट आएगा तो ये खुल जाएगा। अब बेटा इसमें यही हुआ, जब मोटर न्यूरॉन से ऊपर करंट आया तो इसमें एक्सॉन के एंड में, ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, इस मोटर न्यूरॉन का ये एक्सोनल एंड है, इसका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल खुल गया, जिससे जो कैल्शियम आयंस थे वो अंदर आ गए, कैल्शियम आयंस अंदर आ गए, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम आयन थे बेटा, ये फ्यूज करेंगे साइनेप्टिक वेसिकल के साथ, और साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज करेगी इस मेम्ब्रेन के साथ। तो जब भी कैल्शियम आयन आता है, क्या आता है, जब भी कैल्शियम आयंस आते हैं, जब भी कैल्शियम आयंस आते हैं तो वो साइनेप्टिक वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस, सेल वॉमिटिंग, जो तुम बॉटनी में पढ़ते हो। तो कैल्शियम आयन आए, इन्होंने क्या किया, इस साइनेप्टिक वेसिकल की एक्सोसाइटोसिस करवाई, जिससे वो बर्स्ट हो गया और उसने अपना सारा न्यूरोट्रांसमीटर इसके बीच में फेंक दिया। हमने अभी पीछे बेटा क्या किया था कि इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, द केमिकल्स जो न्यूरॉन का मैसेज मसल की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये जो स्पेस होती है, दिस स्पेस, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन दोनों का है, दोनों का मतलब दिस टू दिस, मोटर न्यूरॉन और जो मसल है उन दोनों में जो जंक्शन है दैट इज ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बट दोनों के बीच में जो खाली जगह है दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये फर्क है, ठीक है। तो दिस खाली जगह इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये क्या हुआ बेटा, ऊपर से करंट आया, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल खुला, जिससे कैल्शियम अंदर आया, और कैल्शियम किसके साथ लग गया, साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ। अब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज कर देंगी। व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूरो। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक लाइगेंड है, एक केमिकल है, ये लगेगा लाइगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल्स के साथ, ये लो लग गया। और जब ये मान लो यहाँ पर भी है,
जब ये इनके पास लग जाएगा तो ये खुल जाएंगे, हमने खुले हुए ही बनाए हैं, जिससे सोडियम की एंट्री होगी, जिससे सोडियम की एंट्री होगी। ये लो सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है, सोडियम अंदर आ रहा है। और जब भी सोडियम अंदर आएगा तो चार्ज अंदर आएगा। तो ऐसे समझ लो अगर कोई चार्ज अंदर आ रहा है तो मसल में भी करंट मतलब आ गया, मसल भी मतलब क्या हो गई, एक्साइट हो गई। तो इस तरह से इसने मसल को क्या कर दिया, करंट दे दिया, एक्साइट हो गया। जब बेटा मसल में सोडियम आयन अंदर आया, मसल एक्साइट हुई, तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है बेटा, व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज मॉडिफाइड, इट इज modified smooth endoplasmic reticulum which stores calcium inside the muscle cell। ये क्या है, it is modified smooth endoplasmic reticulum that stores calcium ions right in muscle। ये स्टोर हाउस है कैल्शियम आयंस का। तो अब बेटा क्या होगा, जैसे ही, दोबारा से बता रही हूं मैं, जैसे ही ऊपर करंट आएगा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल खुलेंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, सिनैप्टिक वेसिकल का फ्यूज होगा उससे, और सिनैप्टिक वेसिकल की एक्सोसाइटोसिस होगी, वो अपना सारा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ सिक्रीट कर देगा, और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर इन लाइगेंड गेटेड चैनल से लगेगा, जिससे सोडियम अंदर आएगा। अब सोडियम अंदर आने से हम कहते हैं मसल एक्साइट हो गया, जिससे अब ये खुलेगा। कौन है ये, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर था कैल्शियम आयन। अब ये कैल्शियम आयन सभी का बाहर निकलना शुरू होगा, ठीक है। अब जब इनका कैल्शियम आयन बाहर आएगा तो कैल्शियम आयन किधर आ गया बेटा, कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, इसके यहाँ पे सिग्नल देने से, मसल के एक्साइटेशन होने से एक काम होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज कर देता है, जिससे इनसाइड द सार्कोप्लाज्म, व्हाट इज सार्कोप्लाज्म, दिस इज सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल, उसमें कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? हम अब इसको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं साथ साथ आपको बेटा समझाती जाऊंगी। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बेटा नर्व इम्पल्स आई। क्या हुआ, सबसे पहले नर्व इम्पल्स आई। नर्व इम्पल्स अराइव्स इन एक्सोनल एंड्स, एक्सोनल एंड्स में और एंड बल्ब में क्या आया बेटा, नर्व इम्पल्स आई। उससे क्या हुआ, चेंज इन voltage causes opening of voltage gated कैल्शियम आयन चैनल। अब बेटा कैल्शियम आयन चैनल्स खुल गए, जब कैल्शियम आयन चैनल्स खुल जाते हैं तो उससे क्या होता है, देयर इज एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस साइड द एक्सॉन। कैल्शियम बाइंड्स टू साइनेप्टिक वेसिकल। अब कैल्शियम क्या करता है बेटा, किसको बाइंड करता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स को। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं फिर इनका क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब जब उसकी एक्सोसाइटोसिस बेटा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मान लो उसकी एक्सोसाइटोसिस हुई, देयर इज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक। अब यहाँ पे हमने किया था सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हमने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब ये किससे बाइंड करेगा बेटा, ये लाइगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल जो मसल के ऊपर है। तो दी न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, न्यूरोट्रांसमीटर binds to ligand gated sodium ion channels। कहाँ पे बाइंड करें, ligand gated sodium ion channel से, जिससे क्या हुआ, there is opening of sodium ion channels
सोडियम आयन एंटर्स मसल, उससे क्या होगा? जब सोडियम आयन मसल के अंदर एंटर होगा, हम कहते हैं मसल एक्साइट हो गया, मसल एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। अब इस एक्साइटेशन से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम releases calcium ions in the sarcoplasm, आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसे लिख सकते हैं या वीडियो स्टॉप करके लिख सकते, राइट? और ये था बेटा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में करंट आ गया, हमने मसल को एक्साइट कर दिया, हमने मसल को क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। फाइन बच्चे, अब क्या होगा? कैल्शियम आयन तो आ गया, कैल्शियम आयन तो आ गया। अब ये कैल्शियम आयन क्या करेगा? हमारा अल्टीमेटली काम क्या हुआ? हमारा अल्टीमेटली काम हुआ है इसका करंट इसमें आ गया, ठीक है, पर वो डायरेक्ट नहीं आया, केमिकल के थ्रू आया। इसमें जब करंट आया तो उससे कैल्शियम आयंस बाहर आ गए, तो अल्टीमेटली एंड क्या बना है? एंड, एंड जो कहते हैं ना कि एंड स्टेप क्या था इसका? एंड स्टेप कहाँ पे जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का करंट स्टेप इसका एंड हुआ? ये एंड हुआ बाय रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। स्टार्ट भी कैल्शियम की एंट्री से हुआ था और यहाँ पर एंड भी इसका क्या है? कैल्शियम की सार्कोप्लाज्म में आने से। बट कैल्शियम के आने से मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? आपने जरूर सुना होगा कि कैल्शियम प्लेज अ वाइटल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। पढ़ते हैं ना हम, कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। सो नाउ व्हाट विल हैपन बेटा? अब क्या होगा? अब बच्चे, जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आ गया है वो ट्रोपोनिन सी से लगेगा। किससे लगेगा? ट्रोपोनिन सी से। इफ यू रिमेंबर, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये मान लो एक्टिन है, ये क्या है बच्चे? एक्टिन है, ठीक है। अब यहाँ पर बनाए थे हमने मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या बनाई थी? मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन के ऊपर क्या होती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। व्हाट इज दिस? मायोसिन बाइंडिंग। और एक्टिन के साथ, ये एक्टिन का हम थिन फिलामेंट का हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। इधर ट्रोपोमायोसिन लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के साथ एक ट्रोपोनिन लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी। इधर लगा होता है ट्रोपोनिन आई और इधर लगा होता है ट्रोपोनिन सी, ठीक है। अब ये है बेटा प्रेम कहानी किसकी? मिस एक्टिन की और मिस्टर मायोसिन। यहाँ पर आपको मैं एक लव स्टोरी सुना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मिस्टर मायोसिन और मिस एक्टिन, ये दो जने हैं। चलो इनको बनाते हैं पहले हम। तो दिस इज मिस एक्टिन, ठीक है, ये दो चोटियां बना देते हैं। एंड दिस इज मिस्टर मायोसिन, ये मूंछ बना देते हैं, है मिस्टर मायोसिन, ठीक है। मिस्टर मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मतलब इसको ही पकड़ेगा, और एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। ये दोनों मिलना चाहते हैं, पर होता क्या है इस लव स्टोरी में? हीरो हीरोइन के साथ एक विलन है। उस विलन का नाम क्या है? उस विलन का नाम है बच्चे, विलन का नाम है ट्रोपोनिन आई। तो ये कौन है? मिस्टर ट्रोपोनिन आई। इस ट्रोपोनिन आई ने क्या कर रखा है? ये एक्टिन और मायोसिन को जुदा कर रखा है बीच में, ठीक है, जस्ट लाइक कबाब में हड्डी। फाइन। अब क्या होता है? जब हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिग्नल आता है मसल की तरफ एक्साइटेशन, तो कैल्शियम रिलीज होता है। तो ये जो कैल्शियम आयंस हैं, ये जो कैल्शियम आयंस है, ये टीपीसी से ज्वाइन होते हैं। किससे ज्वाइन होते हैं? टीपीसी से। मान लो कैल्शियम आयन, ठीक है। तो अब मान लो ये जो टीपीसी है, कौन है? टीपीसी है, ये टीपीआई की बीवी है। कौन है? टीपीसी कौन है? टीपीआई की बीवी है,
ठीक है। और जब इसको पता लगा कि ये टीपीआई तो इसके पीछे एक्टिन के पड़ा हुआ है, मायोसिन को जुड़ने नहीं दे रहा, तो वो तो बेचारी परेशान होगी। सो दिस इज मिस या मिसेस टीपीसी, ठीक है। तो इसको इंफॉर्मेशन किसने दी? इसको इंफॉर्मेशन दी बेटा कैल्शियम आयन ने, ठीक है। कैल्शियम आयन आया, उसने कहा कि दीदी ये जो है ना आपके हस्बैंड, ये एक्टिन के पीछे पड़े हुए, इन दोनों को मिलने नहीं दे। तो ये तो बीवी थी, तो ये कहाँ सुनेगी, ये थोड़ी ना किसी की सुनेगी। ये गई अपने पति के पास, टीपीआई के पास, और इसको बोला तुम चुप करके नीचे आ जाओ, ठीक है। इसको क्या बोला इसने? तुम चुप करके नीचे आ जाओ। अरे यार चलो नीचे लेके आते हैं। तो ये जो थी, ये जो टीपीसी थी, इसने क्या किया बेटा, ये इसने जब इसके साथ कैल्शियम लगा, जब कैल्शियम ने इसको पूरी खबर दी, तो इसने क्या किया, इसने टीपीआई को अपने पास बुला लिया। तो देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ टीपीआई, किसकी वजह से? टीपीसी की वजह से। अब ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं आराम से। नाउ व्हाट विल हैपन, मायोसिन क्या करेगा? मायोसिन अब एक्टिन के पास जाएगा, मायोसिन एक्टिन के पास जाएगा, किसको यूज करके? बस को यूज की उसने, और बस में बैठने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो यहाँ पर उसने एनर्जी करेंसी यूज करी, और मायोसिन एक्टिन के साथ जाके लग गया, और दोनों ने अपने हाथ ऐसे पकड़ लिए, जो बाइंडिंग साइड थी। ये थी इनकी लव स्टोरी। तो अब आते हैं नॉर्मल साइंस पे। तो यहाँ पे क्या था, जैसे ही सार्कोप्लाज्म में बेटा क्या लगा, कैल्शियम आयंस आए, तो ये कैल्शियम आयंस किस पे जाकर लग गए? टीपीसी पे। अब ये जो टीपीसी है, ये टीपीसी क्या करता है? यहाँ पर इसने क्या किया था, टीपीआई को पकड़ के नीचे ले आया था, वैसे ही ये टीपीसी इधर मूव करेगा और टीपीआई भी इसके साथ इधर आ जाएगा। चलो बना के देखते हैं कैसे। तो ये था बेटा आपका एक्टिन, ठीक है, ये था आपका ट्रोपोमायोसिन। तो जब कैल्शियम लगता है तो ये सारे इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, इस डायरेक्शन, ठीक है। ये टीपीआई, ये सी, ये टीपीटी, और जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो अनमास्क हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? अनमास्क। अब इस पे कौन लगेगा? इस पे आके मायोसिन अटैच होगा। कौन अटैच होगा यहाँ पर? मायोसिन आके उसका हेड लग जाएगा, राइट। सो क्या हुआ बेटा, जो कैल्शियम आयन था, कैल्शियम आयन बाइंड्स टू टीपीसी, जिससे क्या हुआ, टीपीसी टीपीआई को इधर ले आया। क्यों ले आया? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर। टीपीसी का स्ट्रक्चर बदला, कंफर्मेशन चेंज हुई, और वो इधर मूव होने शुरू हो गए। तो देयर इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ टीपीसी, टीपीसी will move and take away TPI. This will unmask, unmask मतलब जो ढका हुआ था उसको खोल देना। This will unmask the myosin binding site, myosin binding, myosin binding site on, right? आई होप बेटा आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पे हमने अपना काम खत्म किया। क्या काम था? जो ढका हुआ था। टीपीआई क्या कर रहा था बेटा? टीपीआई किसको ढकता है? टीपीआई, यस, हमने पढ़ा था कि ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को जो एक्टिन के ऊपर है उसको ढक देता है, कवर कर देता है। अब बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, उसके लिए एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। क्या है बेटा उसके लिए? एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताती है ये कैसे काम करते हैं। इमेजिन करो बेटा, ये आपका एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये, और ये मायोसिन का हेड है, ठीक है। ये जो एक्टिन है, ये जो साइट है इसकी, ये वाली, ये है मायोसिन बाइंडिंग साइट। दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन। ये जो है, ये है इसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और ये मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये मान लो ये जो मेरा थंब है, जो अंगूठा है, ये है टीपीआई। टीपीआई ने कवर कर रखी है ऐसे, ठीक है। तो जब बेटा, जब कैल्शियम आएगा तो टीपीसी पे लगेगा, टीपीसी टीपीआई को अपने साथ उठा के ले आएगा, और ये मेरी जो साइट है ये अनकवर हो गई, अनमास्क हो गई। अब ये जो मायोसिन है, अब ये एक्टिन और मायोसिन है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, और मायोसिन कैसे आएगा? किसके इस्तेमाल से? एटीपी। तो एटीपी के इस्तेमाल से, एटीपी को यूज करके मायोसिन अपने एक्टिन के साथ जुड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ
राइट। चलो तो पहले हम एक एक स्टेप करके इसको देखेंगे। जब एक मसल रिलैक्स होती है तो ये रहा उसका एक्टिन और ये रहा उसका मायोसिन, ये दोनों दूर दूर होते हैं। ये कौन सी स्टेट है बेटा? रिलैक्स स्टेट। तो रिलैक्स स्टेट में फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो रिलैक्सेशन के टाइम पर आपका जो हेड है, ये क्या है बेटा? हेड। इस पे क्या लगा होता है? इस पे एटीपी लगा होता है। क्या लगा होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज योर मायोसिन एंड दिस इज योर एक्टिन। ठीक है। अब बेटा जैसे ही कैल्शियम आता है और एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाती है, अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले आपका जो मायोसिन है वो क्या करेगा? अपना एटीपी तोड़ेगा, क्योंकि बेटा जो एटीपी होता है वो टूटता है तभी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर जब वो टूटा, एक एडीपी बना, एक आईपी बना। और जब बेटा ये टूटेगा तो ये इसको एनर्जी देगा। क्या देगा इसको? एनर्जी। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मान लो अब यहाँ पर ये जुड़ गए। ठीक है। नाउ दे आर गोइंग टू ज्वाइन। तो ये मान लो बेटा यहाँ पर जुड़ गए। अब जब ये दोनों जुड़ गए हैं, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गई, ब्रिज बन गया। क्या बन गया बेटा? ब्रिज। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, इन दोनों के बीच में ये जो हेड है ये किसका काम कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं जब दोनों जुड़ जाते हैं तो इससे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई। अब क्या होगा बेटा? अभी भी इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? एडीपी आईपी लगे हुए हैं। ठीक है। अब बेटा जब एडीपी और आईपी रिलीज हो जाएंगे, तो ये जो हेड है, इसकी जो मुंडी है ये टेढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टेढ़ी। मान लो ये एडीपी और आईपी रिलीज हो गए, ये मुंडी टेढ़ी हो जाएगी एंड देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द एक्टिन ओवर द मायोसिन। इसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। अब जब नया एटीपी ऐड होगा, न्यू एटीपी जब ऐड होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है। चलो सिंपल सा करते हैं। दिस इज एक्टिन, मान लो इधर जेड लाइन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। ठीक है। अब बेटा इसने अपना एटीपी यूज किया, एडीपी आईपी निकाला, राइट। एडीपी और आईपी तोड़ा और जो आईपी के रिलीज से एनर्जी मिली उससे ये ज्वाइन हो गया। अब जब इसके साथ लगा हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी हट जाएगा तो ये इसकी मुंडी ऐसे हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ऐसे स्लाइड करे। ठीक है, समझ में आई। अब इसको इधर पहुंचना है तो पहले तो इसको इससे हटना पड़ेगा। तो डिटैचमेंट कब होती है? जब नया एटीपी आता है। तो मतलब इन दोनों की लव स्टोरी में ये दोनों अलग अलग भी हुए। कब अलग हुए? जब मायोसिन के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, एनर्जी करेंसी ज्यादा, ये एटीपी, तो इसने एक्टिन को छोड़ दिया। तो इससे इनकी क्या हो गई? डिटैचमेंट हो गई। तो ऐसे याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या? सबसे पहले रिलैक्सेशन में एटीपी हमेशा लगा होता है, तो हम कहते हैं हेड इज ऑलवेज इन एनर्जाइज्ड स्टेट। हेड हमेशा एनर्जाइज स्टेट में ही रहता है। और उसके बाद जब एडीपी आईपी टूटता है तो आईपी जब निकलता है तो उसको एनर्जी देता है, जिससे हेड एक्टिन के साथ लग जाता है। इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई। और फिर उसके बाद देयर इज अ मूवमेंट। क्या होता है बेटा? यहाँ पर मूवमेंट होती है पावर स्ट्रोक में, या स्लाइडिंग, बेटर वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पर, स्लाइडिंग। तब इसका नाम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो देयर इज स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पावर स्ट्रोक। और फिर उसके बाद जब नया एटीपी आता है तो दोनों हट जाते हैं। चलो इसको हम इस फॉर्म में देखते हैं। मैं आपके लिए एक एनिमेशन लेकर आई हूँ बच्चे। तो लेट्स सी दिस इन द एनिमेशन फॉर्म। आपको दिख रहा है ये हेड लग रहा है? लगा क्योंकि उसको एटीपी मिल रही थी। अब डिटैच हो रहा है जब उसको क्या मिल रहा था बेटा? नया एटीपी मिल रहा था। लगा क्योंकि एटीपी टूटा, हटा क्योंकि एटीपी लगा। समझ में आई? तो जब भी बेटा इस तरह से ये स्लाइड करते हैं, मान लो इधर जेड लाइन थी, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। यहाँ पर ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। जो रेड के ऊपर ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, दीज आर मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, अभी दोबारा से देखते हैं, अभी ये वापस आएगा ना। हाँ, ये देखो मायोसिन बाइंडिंग साइट
क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, अनमास्क हुआ। ये जो ग्रीन ग्रीन था ये ट्रोपोनिन था, इसने इसको ढक रखा था, तो अब ये एक्सपोज होगा तो उस पर मायोसिन लगेगा। अब वापस आप रिलैक्स हो गया। अब देखो पहले एक्सपोज हुआ, अब ये लगा, और अब ये पावर स्ट्रोक हो रहा है और वो वहां पर मूव। तो इस तरह से बेटा, इस तरह से आपका जो मायोसिन है एक्टिन के ऊपर मूव करता है। सिंपल सी बात, एटीपी टूटा तो लगा, अगर एडीपी हटा तो स्लाइड किया, नया एटीपी आया तो डिटैच हुआ। सो हम कहते हैं जब भी नया एटीपी आता है तो आपके इसकी डिटैचमेंट होती है, और जब भी एटीपी टूटता है तो इसकी अटैचमेंट होती है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब होता क्या, ये आपने एनसीईआरटी में जरूर देखा होगा, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सार्कोमियर के साथ क्या होता है, ये पहला जो सार्कोमियर है बेटा ये रिलैक्स स्टेट में है, राइट, यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पहले सार्कोमियर का एरिया यहाँ से यहाँ तक था, कंट्रैक्शन शुरू हुई क्योंकि ये इधर से इधर मूव करते हैं, अंदर की तरफ इधर से इधर मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सार्कोमियर का डिस्टेंस है ये वाला, ये कम हो रहा है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में बेटा अगर आप देखोगे तो सार्कोमियर बिल्कुल ही छोटा हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये जेड लाइन आपस में पास में आती है, जेड लाइन पास में आती है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ आए इधर देखते हैं हम, देखो इधर, अगर मैं बोलूं कि ये जेड लाइन है, अभी नॉर्मल स्टेट में पड़ा हुआ है, एकदम नॉर्मल स्टेट में, कुछ नहीं कर रहा है ये, तो ये इसका थिन फिलामेंट हुआ बेटा, ये थिन फिलामेंट हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ इसका थिक फिलामेंट, ये ऐसे है। अब इसने कॉन्ट्रैक्शन शुरू करी तो ये जेड लाइन थोड़ी और पास आई, क्योंकि बेटा जो आपके हेड्स होते हैं, जो मायोसिन के हेड होते हैं वो इस जगह पर होते हैं, लाइक दिस, सेंटर में नहीं होते, देयर इज नो हेड इन दिस प्लेस, हेड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट हियर लाइक दिस, हेड सारे इधर ही होते हैं। तो जो हेड्स हैं सारे इधर होते हैं, इधर नहीं होते, और जो हेड्स हैं वो इस तरह इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं। फाइन, तो अब बेटा जब उसने थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन शो किया तो इसका जो मूवमेंट था ऐसे आया, तो बीच में जो एरिया था सार्कोमियर का वो कम हो गया, कम, यस, मान लो ये लो कम हुआ। तो पहला जो मैंने बनाया ये रिलैक्स स्टेट में था, ये जो मैंने बनाया ये अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब ये पूरा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जब ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमियर और कम हो जाता है, जेड लाइन और पास आती है, वेयर एज जो थिन फिलामेंट्स हैं, जो थिन फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं, राइट, लाइक दिस। और आप यहाँ पर अगर अच्छे से बेटा देखोगे कॉन्ट्रैक्शन में एक चीज आपको बहुत दिख रही होगी कि जो आई बैंड है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसमें आई बैंड था, आई बैंड क्या था बेटा, आई बैंड ये वाला एरिया होता है ना, दिस वन, दिस इज द आई बैंड, यू कैन सी। इसमें आई बैंड और कम हो गया, छोटा रह गया, इसमें तो आई बैंड है ही नहीं। तो हम कहते हैं जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है, ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड गायब हो जाता है, आई बैंड डिसअपियर्स, राइट। इस वाले में और गौर फरमाओ, क्या इसमें तुम्हें एच जोन दिख रहा है, एच जोन क्या होता था, एच जोन ये एरिया होता था दो थिन फिलामेंट के बीच का, ये वाला, क्या इसमें आपको बेटा एच जोन दिख रहा है, दोनों फिलामेंट तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, तो एच जोन भी इसमें बेटा डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और दूसरा बेटा, दूसरी बात, ए बैंड वैसे का वैसे है, ए बैंड क्या था जिसमें थिक और थिन दोनों होते हैं, तो ए बैंड remains constant or it retains its length, A band remains constant, राइट बच्चे, राइट। तो हम कहते हैं जब भी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होती है आई बैंड एच जोन गायब हो जाते हैं, ए बैंड उतना ही रहता है, और जो फिलामेंट का साइज है वो भी चेंज नहीं होता, द साइज ऑफ फिलामेंट्स डू नॉट चेंज, साइज ऑफ फिलामेंट्स डू नॉट, कैसे, देखो अगर बेटा ये मेरे पास दो एक्टिन है, ठीक है, ये दो एक्टिन ऐसे प्रेजेंट है, राइट, ये वाला एरिया मान लो थिक फिलामेंट है और ये एक्टिन है, जब बेटा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई ऐसे पास आने शुरू हुए,
और जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होती है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं। तो क्या इससे इन फिलामेंट का साइज छोटा हुआ? ये अभी भी उतने ही है, बस ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग गए। फाइन, तो हम कहते हैं कभी भी फिलामेंट का साइज नहीं कम होता, क्या होता है, ये एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ ये दो चीजें गायब होती हैं, आई बैंड और एच जोन, वेयर एज ए बैंड कांस्टेंट रहता है और फिलामेंट्स का साइज भी कांस्टेंट रहता है। फाइन, ये था बेटा आपका कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे मसल की रिलैक्सेशन की। मसल रिलैक्स कैसे करता है? मसल रिलैक्सेशन कैसे होगा बेटा? मसल रिलैक्सेशन तब होता है जब नर्व इम्पल्स आना बंद हो जाता है। तो अगर नर्व इम्पल्स आना बंद हो गया, ऊपर से नर्व इम्पल्स मान लो स्टॉप हो जाएगी, वापस आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अगर आपका बच्चे यहाँ पर नर्व इम्पल्स ही नहीं आई तो क्या ये मसल एक्साइट करेगी? ये सब तांगजाम होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम कहते हैं जब नर्व इम्पल्स नहीं आती या नर्व इम्पल्स रुक जाती है, देन देयर इज नो मसल एक्साइटेशन। और मसल अगर एक्साइट नहीं होगी, देयर विल बी मसल रिलैक्सेशन। मसल उस टाइम पर बेटा काम नहीं करेगी और मसल रिलैक्स। फाइन, अब हमने सुना या हमने देखा या हमने समझा कि जब भी बेटा इधर आओ, जब भी ऊपर नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है, मान लो तुम्हारी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये लो कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये आपके पास सिग्नल आया कॉन्ट्रैक्शन का, एकदम से मैंने सिग्नल दे दिया रिलैक्स करो, तो हर चीज साथ की साथ हो रही है ना। तो अगर मेरा पहले इम्पल्स आया और उसमें इतना सारा केमिकल रिलीज हो गया, राइट, और एकदम इम्पल्स स्टॉप हो गया, केमिकल तो ऑलरेडी पड़ा है, कैल्शियम भी ऑलरेडी पड़ा है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन अगली भी करवाएंगे। पर हमें अगली कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवानी, हमें क्या करवाना है, हमें तो रिलैक्स करना है। पर कभी ऐसे हुआ है तुमने सिग्नल दिलवाया ब्रेन से रिलैक्सेशन का और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? नहीं ना। तो मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा ACH है और एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन है, वो दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दी और दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। पर जब सिग्नल रिलैक्सेशन का आ गया तो जो एक्स्ट्रा ACH एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन है वो अगली कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं करते? सामान तो अंदर पड़ा है, वो क्यों नहीं कर रहे? उसके बेटा रीजन है। तो जब भी रिलैक्सेशन होती है बेटा, तो जो एक्स्ट्रा ACH है, एक्स्ट्रा ACH एंड कैल्शियम आयन cannot cause next contraction. Why? क्या रीजन है? What is the reason? क्योंकि हम एक्स्ट्रा को या तो खत्म कर देते हैं या फिर साथ की साथ उसको ठिकाने लगा देते हैं। मान लो पहली इंपल्स आई, उसमें 10 ACH निकले, मान लो पहली इंपल्स आई बेटा, ठीक है, पहली इंपल्स आई उसमें 10 ACH निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और इसमें से 8 लग गए, तो जो एक्स्ट्रा 2 होंगे, पहली इंपल्स की बात करी हूं मैं, तो जो एक्स्ट्रा 2 होंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। कैसे? अभी देखते हैं। मान लो ये एसिटाइल कोलिन है, तो जो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन है उसको एक एंजाइम एसिटाइल और कोलिन में तोड़ देगा, इन दोनों को अलग अलग कर देगा, जिससे ये काम नहीं कर पाएगा। और इस एंजाइम का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस। तो जो भी एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन होता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट में, वो रिलैक्सेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो एक्स्ट्रा को ये एंजाइम खत्म कर देता है। दूसरा, एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन का क्या होता है? जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन है इन सार्कोप्लाज्म, it is taken back by sarcoplasmic reticulum. तो बेटा अब होता क्या है, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसे वापस ले लेता है। कैसे? अब मान लो इसके अंदर तो कैल्शियम आयन ज्यादा होते हैं, इसके अंदर कैल्शियम आयन कम होते हैं, तो जब हमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है तो हमें ATP का
इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा। तो ये क्या करता है, एक एटीपी को यूज करके ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैल्शियम को अंदर ले लेता है और कैल्शियम बाहर ना जाए इसको एक प्रोटीन से बाइंड कर देता है। किससे बाइंड कर देता है, एक प्रोटीन से, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, कैल्सिक्विस्ट्रिन। कैल्सिक्विस्ट्रिन। तो extra calcium ion in sarcoplasm, it is taken back by sarcoplasmic reticulum and the calcium is bind or calcium is conjugated with protein ताकि वो वापस ना आए, राइट। तो इसलिए रिलैक्सेशन के टाइम पे चाहे कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी भी हो वो अगली कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगी। सो हर चीज़ इतनी कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है, राइट बच्चे। चलो आगे पढ़ेंगे बेटा हम मसल फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फटीग। फटीग का मतलब होता है थक जाना। क्या होता है बेटा फटीग का मतलब, थक जाना। ऑलराइट, तो फटीग का मतलब है बच्चे एकदम थक जाना। अब आपकी मसल भागते भागते थकती है, तुम्हें पता है मसल फटीग कौन से मसल का कैरेक्टर है, सबसे पहले इट्स अ कैरेक्टर ऑफ स्केलेटल मसल। कैरेक्टर ऑफ विच मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल भागते भागते थकती है, क्यों थकती है, उसका एक रीजन है। सबसे पहले मसल फटीग को अगर हम हिंदी में बोले मसल का थक जाना, ये क्यों होता है और क्या होता है। ये क्या होता है कि मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है अब उसकी ज्यादा फोर्स नहीं लग रही, ज्यादा जोर से नहीं हो पा रहा। रीजन क्या है, क्योंकि हम मसल को बहुत टाइम से काम करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, बहुत बहुत टाइम से काम करवा रहे हैं। तो मसल फटीग क्या होता है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि कॉन्ट्रैक्शन का अब जोर नहीं लग रहा, मसल जोर नहीं लगा रही, क्यों, ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, क्योंकि मसल बहुत टाइम से क्या कर रही है, काम कर रही है। तो बेटा जब मसल बहुत टाइम से काम करती है, जब मसल बहुत टाइम से काम करती है तो उसके अंदर का जो एनर्जी सोर्स है वो खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है, उसका एनर्जी सोर्स खत्म हो जाता है। हमारे मसल के पास एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, मसल्स एनर्जी क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट जो आप सुनते हो, क्या होता है इसको क्या कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा सोर्स होता है इसके पास क्रिएटिनिन फॉस्फेट। क्रिएटिनिन एक प्रोटीन है जिसके साथ फॉस्फेट लगा होता है। तो अगर आप कॉमन चीज इन दोनों में देखो वो है फॉस्फेट। एनर्जी किस में होती है, एनर्जी बॉन्ड्स में होती है बेटा, बॉन्ड्स में। हमारा जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। इस एडिनोसिन के साथ, इस एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट लगे हैं, ठीक है। ये और जो एनर्जी होती है बेटा इन बॉन्ड्स में होती है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देकर जाता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देकर जाता है। वैसे ही क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी एक एनर्जी सोर्स है, इसके साथ क्रिएटिनिन के साथ भी एक फॉस्फेट लगा है। तो जब ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो ये एनर्जी देके जाता है। तो 2 सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे मसल के पास, एक एटीपी, एक क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो मसल फटीग में क्या होता है, मसल फटीग में बंदे के अंदर एटीपी की कमी हो जाती है। देयर इज लो लेवल ऑफ एटीपी, देयर इज लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो गए बंदे के पास। अब मान लो उसके पास ऑक्सीजन भी कम हो गई। क्या कम हो गई, ऑक्सीजन। जब मसल के पास एटीपी कम होने लगता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट कम होने लगता है, तो मसल क्या करती है, मसल ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाती है। किससे एटीपी बनाती है, ग्लाइकोलाइसिस करवाती है। तो बेटा जब हम ग्लूकोज को एनारोबिक कंडीशन में तोड़ते हैं, जब हम ग्लूकोज को एनारोबिक कंडीशन पे तोड़ते हैं तो क्या बनता है, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बंदे में क्या बन जाएगा बेटा, लैक्टिक एसिड।
ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड की डेपोजिशन से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, और वो जो क्रैम्प्स होते हैं वो आपको चलने में मुश्किल, जैसे कहते हैं ना कि यार हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि खलियां पड़ गई हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो आपकी मसल होती है ये सोर हो जाती है, वो टाइट हो जाती है उस जगह पर, और इससे हम कहते हैं कि मसल फटीग हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि लैक्टिक एसिड का डेपोजिशन। फाइन बच्चे। सो मसल मटल कह रही हूँ मसल फटीग क्या होता है? मसल फटीग होता है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो गई मसल की, क्योंकि वो बहुत टाइम से काम कर रही है। और क्यों हुआ? क्यों हुआ बेटा? ड्यू टू या तो उसमें एटीपी कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है, ऑक्सीजन कम है, और लैक्टिक एसिड ज्यादा। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। एक बेटा साइकिल चलता है, कोरी साइकिल। ये साइकिल हमको बताता है कि हमारे मसल के अंदर जब मसल फटीग होती है और लैक्टिक एसिड बनता है तो उस लैक्टिक एसिड का क्या होता है। अभी हमने बेटा एक बात करी कि मसल थक जाएगी, मसल क्या हो जाएगी? मसल फटीग हो जाएगी। और जब भी मसल फटीग होती है तो देयर इज लो लेवल ऑफ एट, यही होता है। यस और नो? ड्यूरिंग, या हम इसको लिख देते हैं, ड्यूरिंग मसल फटीग, ड्यूरिंग muscle fatigue there is low level of ATP. Now glucose will undergo glycolysis, undergoes glycolysis to form ATP, form, यही होता है। अब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन जो होता है दैट्स अ स्टोर हाउस ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट। एक लिवर में होता है, एक मसल में होता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है बेटा? एक लिवर में स्टोर होता है, एक मसल में होता है। इसको कहीं पर लिख लेना कॉपी में। तो हमारे मसल के अंदर, इनसाइड आर मसल, हमारे मसल के अंदर, ये मान लो मसल है, ठीक है, इस मसल के अंदर बेटा क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, स्टोर हाउस। ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये टूटता है ग्लूकोज में। इसमें टूटता है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। तो व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन दी पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये सब मसल में चल रहा है। ये बेटा कहाँ पे चल रहा है? ये आपका मसल के अंदर ही चल रहा है। ये तो बड़ी सी मसल बना देते, तो ये सारा मसल के अंदर चल रहा है। तो मसल के अंदर बेटा ये सब हो रहा है, क्योंकि एटीपी की कमी हो गई थी तो अब हमें एनर्जी बनानी थी। अब ये जो लैक्टिक एसिड बन गया जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ गए, मसल फटीग हो गया है, इस लैक्टिक एसिड का क्या होगा? ये लैक्टिक एसिड जाएगा बेटा लिवर में। कहाँ जाएगा? लिवर में। तो ये मान लो आपका लिवर है। ये लैक्टिक एसिड लिवर में कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल ये लैक्टिक एसिड किधर गया? लिवर में। अब लैक्टिक एसिड का लिवर क्या करेगा? लिवर इस लैक्टिक एसिड का जो 80% पार्ट होगा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। और इसका जो 20% पार्ट होगा उस लैक्टिक एसिड को CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अगर फ्रैक्शन में लिखे तो इट इज 1/5 एंड दिस इज 4/5। राइट बच्चे? राइट। तो क्या होता है, जब भी मसल थकती है तो वो एनर्जी बनाने की कोशिश करती है, तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है, ग्लाइकोलाइसिस करवाती है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होता वो लैक्टिक एसिड बना देता है। अब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है मसल में और मसल काफी दिनों तक हार्ड रहती है, पर वो धीरे धीरे चला जाता है। कैसे? क्योंकि धीरे धीरे लैक्टिक एसिड यहाँ से लिवर में जाता है। लिवर लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और CO2 और वाटर में। राइट। अब ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है इसका क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है बेटा, यही ग्लूकोज ब्लड की हेल्प से, यही ग्लूकोज ब्लड की हेल्प से वापस कहाँ जा सकता है? वापस जा सकता है मसल में। दिस ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल ये किस में चला गया? मसल में। और मसल में ये क्या बना दिया इसने? ग्लाइकोजन बना दिया। ये भी ब्लड वेसल है। राइट। या फिर इसके अंदर ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर कोई पूछे ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ होता है, ग्लाइकोजन एक आपका लिवर में भी होता है और आपका मसल में भी होता है। और इस साइकिल को हम कहते हैं कोरी साइकिल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइकिल।
फाइन बच्चे। तो कोरी साइकिल, कोरीज एंड कोरीज थे दो साइंटिस्ट। अब आपने कहा नेम सेम कैसे है, जैसे बेटा शर्मा एंड शर्मा, वर्मा एंड वर्मा, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो कोरी एंड कोरी ने ये साइकिल बताता है फटीग का कि कैसे लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में डिसॉल्व होता है। लैक्टिक एसिड बनता तो मसल में है, ब्लड से लिवर में चला जाता है, लिवर उसको कन्वर्ट कर देता है या ग्लूकोज में और सीधा CO2 वाटर में। जो ग्लूकोज होता है वो वापस मसल में भी जा सकता है, उसमें ग्लाइकोजन बन सकता है या यहाँ पर रहकर भी ग्लाइकोजन बन सकता है। इज योर कोरी साइकिल। अब बेटा इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? इसका एप्लीकेशन है टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। हाँ जी, तो आपकी मसल फाइबर भी दो तरह की होती हैं, एक जो लाल दिखती हैं और एक जो थोड़ी सी सफेद दिखती हैं। सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, यू हैव रेड मसल फाइबर्स एंड यू हैव व्हाइट मसल फाइबर्स। व्हाइट मसल फाइबर्स को हम एनारोबिक मसल फाइबर्स भी क्या बोलते हैं? एनारोबिक, राइट। वेयर एज जो रेड है, रेड मसल फाइबर्स को हम एरोबिक मसल फाइबर्स भी क्या बोलते हैं बेटा? इनको एरोबिक मसल फाइबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना। ऑलराइट, तो रेड रेड क्यों होती है, वाइट वाइट क्यों है, पहले ये जानते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या होता है? जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही आपके मसल के अंदर मायोग्लोबिन क्या होता है बेटा? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक पिगमेंट है, इसके अंदर होता है आयरन, एक ही आयरन होता है और ये स्टोर करता है ऑक्सीजन। क्या स्टोर करता है? ऑक्सीजन। इट इज मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन में आयरन है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और वो आपके ब्लड को रेड कलर देता है, वैसे ही मायोग्लोबिन जिसमें ज्यादा होगा उसका कलर क्या होगा? रेड। तो क्या हम कह सकते हैं कि रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा है? यस। सो मायोग्लोबिन इज हायर इन रेड मसल फाइबर एंड लोअर इन व्हाइट मसल फाइबर। फिर बात करते हैं बेटा ब्लड सप्लाई की। अब जिसमें बेटा ब्लड ज्यादा होगा, ब्लड का कलर भी लाल होता है, ब्लड का कलर भी लाल होता है, तो ब्लड भी इसमें हायर होगा, में कम होगा, लोअर होगा, राइट। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। बेटा आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है बॉटनी में, तो रेस्पिरेशन में आपने जाना होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है और जो एनारोबिक होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो अगर मैं बोलूं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, तो मतलब इसमें रेस्पिरेशन कौन सी होगी? एरोबिक, तभी रेड मसल्स को हम एरोबिक मसल फाइबर्स कहते हैं और इनमें कम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a smooth endoplasmic reticulum, modified smooth endoplasmic reticulum that stores calcium ions, right? और बेटा कैल्शियम की जो भी चीजें होती है आपने देखा होगा उनका रंग सफेद होता है, जैसे दूध, जैसे हड्डी। तो मतलब व्हाइट मसल फाइबर अगर व्हाइट कलर की दिख रही है, ऑब्वियसली उसमें मायोग्लोबिन कम है तो व्हाइट दिखती है, पर आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है और कैल्शियम वाली चीजें सफेद होती हैं, सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हायर in the this fibers and lower in this। ठीक है, अब बात करते हैं काम की। ये जो रेड मसल फाइबर है ये बेटा धीरे 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 काम करती है बट ज्यादा टाइम के लिए, ये बहुत फास्ट काम करती है बट कम टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं बेटा जितना तेज भाग सकते हो भागो, आप थोड़े टाइम के लिए भागो, 5 मिनट 10 मिनट डिपेंडिंग अपॉन स्टेमिना, आप रुक जाओ। अगर मैं बोलूं बेटा नॉर्मल वॉक करो तो आप हो सकता है 2 घंटे भी वॉक कर लो, राइट। तो रेड मसल फाइबर्स इसीलिए हम कहते हैं थकती नहीं है, इट डू नॉट गेट फटीग, क्योंकि ये धीरे धीरे काम करती है, ज्यादा टाइम के लिए करती है और एरोबिकली करती है। और जो मसल एरोबिकली काम करेगी वो फटीग नहीं होएगी, उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। जो मसल एनारोबिकली काम करेगी मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा और वो फटीग हो जाए, राइट बेटा। सो दिस मसल do not get fatigue as it undergoes
as it undergoes anaerobic as it undergoes aerobic respiration and क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है इसलिए बेटा ये थक नहीं रही, एंड इट वर्क्स स्लोली बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बट फॉर लॉन्गर। बेटा तो ये मसल आपकी कहाँ पर मिलती है? ये मसल एक तो आपके बैक में है यहाँ पर, तो बैक मसल्स प्लस जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स में जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो भी रेड है। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं बेटा? वो बर्ड जो एक पोल से दूसरे पोल जाते हैं, सीजनल चेंजेस जब होती हैं, काफ़ी टाइम उनको चलना पड़ता है, इसलिए में ये वाली है वो फटीग नहीं होती। और ये वाली मसल इट गेट्स फटीग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। It works faster but for shorter duration. इसका एग्जाम्पल क्या बेटा? आपके आई बॉल में मसल होती है, आई बॉल जल्दी जल्दी इधर उधर घूमती है पर जल्दी थक भी जाती है, कई बार आपको स्ट्रेन फील होता है ना, तो आई बॉल की मसल में है और स्पैरो में है, स्पैरो की जो फ्लाइट मसल, स्पैरो की जो फ्लाइट मसल, स्पैरो फ्लाइट मसल। राइट बच्चे, तो ये थे बेटा आपके टाइप्स ऑफ स्केलेटल फाइबर्स। तो जैसे एक होता है ना रेड पास्ता वाइट पास्ता, बिल्कुल वैसे ही, तो ये वाइट मसल फाइबर्स है, ये रेड मसल। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कुछ हमें टर्मिनोलॉजीज, जैसे है पहला मसल टोन। मसल टोन क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा। मसल टोन क्या है? हम कहते हैं ना यार इसकी बॉडी बड़ी टोन है, ये तो जिम विम करता है, एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करती है, सुना होगा ना। तो मसल टोन क्या होता है बेटा? हम ये सोच के चलते हैं कि हमारी मसल रिलैक्स कर रही है, नो, इट्स नेवर रिलैक्सिंग कंप्लीटली। हमारे एक तो इंफॉर्मेशन जब सीएनएस से आती है, स्ट्रॉन्ग जब कोई करंट आता है तो हमारी मसल स्टिमुलेट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे आपकी मूवमेंट होती है, ये नॉर्मल कंडीशन में जो हमने पढ़ा। एक होता है कि सीएनएस से छोटे 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 कॉन्ट्रैक्शन के, पावरफुल नहीं, छोटे छोटे इंपल्स आ रहे हैं, तो वो इंपल्स इसको मूव नहीं कर रहे पर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़। समझ में आई बात? हमारा सीएनएस हमेशा लो इंपल्स देता रहता है आपकी मसल को, जिससे मसल हमेशा थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है। और ये क्यों रहती है? क्योंकि आपकी बॉडी को शेप देना है, पोस्चर देना है। क्यों यहाँ से मोटा है, इधर से पतला है? ऑल थैंक्स टू दिस मसल टोनस कंडीशन। तो मसल टोन होता क्या बेटा? लो इम्पल्सेस। लो इम्पल्सेस कहाँ से आती है? सीएनएस से। लो इम्पल्सेस from CNS keeps the muscle in a contracted, but this cannot cause movement. This cannot cause movement क्योंकि ये लो इम्पल्स है, तेज नहीं है। इसका फिर बेनिफिट क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग posture of the body, maintaining shape and posture of, right? नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीजन डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है कर्जा लेना। क्या लेना? कर्जा लेना। आपने कभी देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करो, भाग रहे हो या रनिंग रनिंग रनिंग, और आप एक टाइम के लिए बैठ जाते हो, बैठ गए। अब बैठने के बाद भी आप फील करना आपका हार्ट रेट भी हाई रहता है, आपकी ब्रीदिंग रेट। आप तो कोई काम नहीं कर रहे, फिर क्यों हार्ट रेट फास्टर है, फिर क्यों ब्रीदिंग फास्टर है? भागते वक्त तो समझ आता है, ठीक है, कि ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर भागते वक्त तो आई हार्ट बीट फास्ट, हार्ट रेट फास्ट, या फिर ब्रीदिंग रेट, बट जब आप बैठ गए फिर क्यों आपका ये सब फास्ट है? उसका रीज़न क्या? रीज़न का
उसका रीजन ये है कि जब आप भाग रहे थे तो आपने अपना सारा मायोग्लोबिन पे लगा हुआ ऑक्सीजन यूज कर लिया। मायोग्लोबिन क्या था? पिगमेंट जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो खाली हो गया। और दूसरा, भागते टाइम आपने लैक्टिक एसिड भी बना लिया। तो इस लैक्टिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है लिवर को। लिवर जो कन्वर्जन कर रहा था ना लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में और उसमें उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो जाए, एक जो आपने मायोग्लोबिन खाली कर दिया है वो दोबारा भर जाए। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आप ले रहे हो जब आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। सो इट इज ऑक्सीजन डेप्थ, इट इज द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन taken in when even after a person stops exercising. इसे हम क्या कहते हैं? This extra oxygen is known as oxygen. Extra oxygen is known as oxygen. राइट? क्यों लेते हैं? दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व लैक्टिक एसिड एंड रीफिल द मायोग्लोबिन। राइट बच्चे? तो ये थे बेटा ये दो टर्म्स। अब हम आगे देखेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मसल डिसऑर्डर्स। तो बेटा मसल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो डिसऑर्डर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज अ टेटनी। फर्स्ट वन इज टेटनी। अब ये टेटनी क्या होता है? टेटनी या टेटनस, इट इज द रैपिड स्पैज्म ऑफ मसल। रैपिड स्पैज्म ऑफ, व्हाट इज स्पैज्म? अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि बिना कंट्रोल के होती जा रही है कंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये क्यों होती है? टेटनी क्यों होती है? इसके अलग अलग कारण होते हैं। दो कंडीशन की वजह से टेटनी हो सकती है। दो कंडीशंस की वजह से टेटनी हो सकती है। पहला कंडीशन कि जो आपका मसल सेल है, मान लो ये आपका मसल सेल है, इसके अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गया है। या दूसरी कंडीशन, आपका जो मसल सेल है उसके बाहर जो बॉडी फ्लूइड है, आपका क्या है? बॉडी का फ्लूइड है, ये बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी। बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी। अगर ऐसा दोनों में से एक भी कंडीशन होती है तो रैपिड स्पैज्म मतलब अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेटनी। क्या कहते हैं बेटा? टेटनी। जैसे अगर मैं बात करूं, पैराथायरॉयड एक हार्मोन हम पढ़ेंगे आगे जाकर। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाती है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में ये कंडीशन बन जाती है, मतलब आपके बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक हार्मोन होता है आपकी ब्लड में, ये कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। इसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना। इसका क्या काम है? पैराथायरॉयड हार्मोन का ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। तो अगर बेटा ये हार्मोन नहीं है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, जिससे रैपिड स्पैज्म ऑफ मसल होगा, जिसे हम टेटनी कहते हैं। क्योंकि ये पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हुई है तो इसे हम पैराथायरॉयड टेटनी भी कह देते हैं। एक बैक्टीरिया भी होता है बेटा, जिसकी वजह से आपका टेटनी होता है। टेटनस वाला बैक्टीरिया आपने सुना होगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो इस कंडीशन में वो ये वाली कंडीशन जनरेट कर देता है। तो इसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से भी टेटनस हो सकती है। और टेटनस होता क्या है? इट्स द रैपिड स्पैज्म ऑफ मसल। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया भी हो सकता है और एक हार्मोन की कमी भी हो सकती है। नेक्स्ट बीमारियां बेटा हम करेंगे। नेक्स्ट बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस। व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस? माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं बेटा? ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपकी अपनी इम्यूनिटी आपके ही बॉडी सेल्स को खराब कर देती है। आपकी अपनी ही इम्यूनिटी आपके बॉडी सेल्स को भूल जाती है और उसको तोड़ना शुरू करती है। तो इसमें आपकी जो बॉडी एंटीबॉडी बनती है, इम्यून
सिस्टम आपको पता है ना, एंटीबॉडी बना के किलिंग करता है, तो इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है अभी देखते हैं। इमेजिन करो दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट हियर इट इज, दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बच्चे, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो ये सोडियम आयन चैनल्स हम, इस पे ये ACH लग रहा था, व्हाट वाज दिस ग्रीन ग्रीन थिंग, दिस वाज ACH, ACH लग रहा था। अब मान लो ACH की जगह यहाँ पर कोई एंटीबॉडी लग जाए, ठीक है, तो क्या ये चैनल अब खुलेंगे? ये नहीं खुलेंगे, क्यों? इस पे तो एंटीबॉडी लग गई, ACH लग नहीं पाएगा, ACH की जगह एंटीबॉडी लग गई। अब यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और मसल हमारा ऐसा ऑर्गन है, आप जितना यूज़ करते हो उतना स्ट्रांग होता है, और जितना यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे वीक होता है, और इसे हम कहते हैं मसल की पैरालाइसिस हो जाएगी। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में बेटा हो क्या रहा है, जो आपके ACH रिसेप्टर्स हैं, इनको हम ACH रिसेप्टर कह देते हैं, जो ये लाइगेंड गेटेड चैनल के ऊपर जहाँ पर ACH जाके लग रहा है, जहाँ बैठ रहा है, उसे हम ACH रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनी है बच्चे? एंटीबॉडी बनी है ACH रिसेप्टर के अगेंस्ट। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, द एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट ACH रिसेप्टर, ओके, जिससे बेटा क्या होगा? मसल पैरालाइज, और मसल वीक हो जाएगी, मसल काम नहीं करेगी। इमेजिन करो, ये मान लो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी बेटा नॉर्मल बंदे की, ये डिजीज्ड बंदे की है, इसमें आपके सोडियम आयन चैनल्स हैं, ठीक है। सोडियम आयन चैनल्स के ऊपर यहाँ पर ACH लगता है, इनको हम ACH रिसेप्टर्स कहते हैं। ये मान लो ये क्या है? ACH। तो दिस पिंक वन इज ACH, दिस इज आयन चैनल, और ये क्या है? ACH, फाइन। अब डिजीज्ड बंदे में क्या होगा बेटा? ये मान लो आयन चैनल है, ये बंद पड़ा हुआ है, ये बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज क्लोज्ड। इसमें जो ACH रिसेप्टर्स हैं ये हैं। अब इसके अगेंस्ट क्या लगे हुए हैं बेटा? एंटीबॉडी, यहाँ पर दिस इज एंटीबॉडी। तो अब ये काम नहीं करेगा, मसल की हो जाएगी पैरालाइज, ओके। चलो अगली बीमारी है बेटा इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? डिस्ट्रॉफी वर्ड पहले सुना है कहीं? डिस्ट्रोपिन प्रोटीन, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन पढ़ा था, क्या था डिस्ट्रोपिन प्रोटीन? डिस्ट्रोपिन प्रोटीन हमने किया था बेटा मसल के सेल में, जैसे हमने ये मसल का सेल यहाँ पे बनाया, ये मायोफिब्रिल्स थे, ये क्या थे बेटा? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल को सार्कोलेमा से कनेक्ट करता है एक प्रोटीन जिसका नाम था डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। क्या नाम था? डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। ये प्रोटीन अगर किसी बंदे में ना बने, क्योंकि उसकी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो कोई बीमारी है, अगर ये प्रोटीन ना बने, इफ दिस प्रोटीन इज नॉट फॉर्म, देन व्हाट विल हैपन? अगर ये प्रोटीन नहीं बना तो आपकी मायोफिब्रिल लोकेशन में नहीं रहेगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, और आपकी मसल पैरालिसिस हो जाएगी। क्या काम है इस प्रोटीन का? ये मायोफिब्रिल को ऐसे पकड़े हुए है, अगर मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको इधर उधर नहीं जाने देता, अगर ये नहीं है तो मायोफिब्रिल कहीं भी जा सकती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रोपिन प्रोटीन? ये मायोफिब्रिल को अपनी जगह पे रखती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, there is absence of dystrophin protein, और ये डिस्ट्रोपिन प्रोटीन ना होने से क्या होता है? जो यहाँ पर हो रहा है, मसल पैरालाइज, राइट। ऑल राइट, सो दिस वाज इट अबाउट द मसल्स। बेटा मसल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या करना बेटा, इसको बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करना, एकदम चीज़ों को बारीकी से, एंड मेक श्योर नोट्स आप पूरे बनाना। एंड बेटा क्या है, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूं, सो दैट्स वाई मैं आपको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में देती हूँ। ये ऐसा रखा करो कि अगर डेफिनेशंस हैं तो डेफिनेशंस को हम पूरा पूरा लिखेंगे, पूरा पूरा लिखते हैं, इसका फ़ायदा भी है। आई कांट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज दैट्स ऑल्सो गिवन इन द बुक्स। तो हियर लेक्चर का मतलब क्या होता है? लेक्चर को सुनो और अपने खुद के नोट्स बनाओ, हाथ से नोट्स बनाओ, राइट। व्हाट आई एम स्पीकिंग, आई एम टेलिंग, या मैं समझाते वक्त कुछ बोलती हूँ, यू हैव टू राइट दैट डाउन,
अदरवाइज टेक्स्ट तो नोटबुक्स में भी होता है। लेक्चर का मतलब यही होता है, जब एक टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचर समझा रहा है, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से समझो और अपने वे में उसको नोट करते जाओ साथ साथ। जो मैंने लिखा है वो तो लिखा है, दीज आर माई नोट्स, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, ये मेरे नोट्स हैं। आपके नोट्स क्या है वो आप पे डिपेंड करता है, मैं जो समझा रही हूँ आप उसको कैसे लिख रहे हो। और वो ही बेटर होता है बिकॉज आप अपने दिमाग को कॉपी में उतार, अब मेरे दिमाग को कॉपी में उतारोगे आप नहीं समझ पाओगे। आप अपने दिमाग को जब कॉपी में उतारोगे, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ लिखते वक्त आप कैसा लिख रहे हो खुद समझ के, वही तुम्हारे नोट्स है, वही तुम्हारे आगे का, राइट। सो नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, सोच समझ के बनाने, राइट। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। लॉट्स ऑफ लव।